है तैयार हम वर्सेस ईवीएम। ईवीएम से चुनाव तो कैसे है, तो कैसे है तैयार हम। तो क्या 2024 चुनाव में विपक्ष ईवीएम के विरोध में रहेगा खड़े। लोकतंत्र में ईवीएम आम जनता के दिल में क्या पैदा कर रही शक। क्या लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ईवीएम या बैलेट पेपर ज्यादा बेहतर। क्या दुनिया के विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेताओं और जनता का ईवीएम को लेकर क्या है नजरिया, देखिए सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 पर है हम तैयार वर्सेस ईवीएम। लोगों के मन में अगर शंका है, सारे अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि आपने बैलेट से मतदान लेना चाहिए, तो आप क्यों नहीं लेते। जो ये सारी चुनाव प्रक्रिया को कंट्रोल करता है वो चुनाव आयोग पूरी तरह बीजेपी का एक कार्यकर्ता का विंग बन गया है। डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन को बिल्कुल सुनने का नहीं, उनकी बात मानने का नहीं, आपने ये तय कर लिया। ये हुकुमशाही रवैया है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे या भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने का आपने नया शगुफा फूंक दिया है। हम भ्रष्टाचार मिटा के रखेंगे, कैसा, वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेंगे। भ्रष्टाचार खत्म कि राम जन्मभूमि, ये हो गया कृष्ण जन्मभूमि, फिर विश्वनाथ का मंदिर। आज के जमाने में सिर्फ हमारा एजेंडा ये है, देश को आगे ले जाने का नहीं है। और देश को आगे ले जाने का जो एजेंडा है उसमें सारा ढोंग, ढकोसला, झूठ, महंगाई बढ़ गई, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। राम जन्मभूमि उत्सव बनाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया आज उस पर खर्चा हो रहा है। राम क्या तुम्हारे बाप की बपूती है? राम हमारे भी दिल में है। 15 लाख आप लाने वाले थे, वो झूठा आपका वादा। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने वाले थे, वो आपका वादा झूठा। एक अडानी को आपने इतना बड़ा अमीर आदमी कर दिया, उसको सारी कोल माइंस, उसको सारे पोर्ट, उसको सारे एयरपोर्ट, उसको धारावी जैसा इतना बड़ा स्टेट उसको दे दिया, और उसको डेवलप करने के लिए सारे निर्बंध लगा दिया आपने, सारे कंसेशन दे दिए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर किया है और उसके मुताबिक कांग्रेस हमेशा निर्णय लेते रही। कांग्रेस के वक्त में ही ईवीएम का प्रयोग हुआ, वो इसलिए कि नई टेक्नोलॉजी आई है और काम जल्दी होता है, रिज़ल्ट जल्दी लगता है, ये सारी भावनाएं उसके पीछे थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पे अभी दोषारोपण हो रहा है। टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों के दिल में एक उलझन है, एक शक है कि भाई पूरे बैंक में किसी का अकाउंट हैक होता है। दिस इज टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर, तो पूरी बैंक के पूरे, अगर वो किसी के खाते में पैसा है तो पूरा क्या पूरा ये टेक्नोलॉजी के द्वारा दूसरे अकाउंट में जाता है और उसके पैसे चले जाते हैं। बैंक के पूरे रकम चली जाती है, करोड़ों रुपया एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इट मीन्स टेक्नोलॉजी में जोर है। इस प्रकार की ये संभावना है कि ये हैक हो सकता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने लोकप्रिय हो, यानी आपका बाजा बोल रहा है, तूती बज रही है और आप इतने लोकप्रिय हो, लोग आपके पीछे है, तो लोगों के मन में अगर शंका है, आज इस देश के तकरीबन सारे अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि आपने बैलेट से मतदान लेना चाहिए, तो आप क्यों नहीं लेते। जनभावना है, विरोधियों की आवाज़ को आपने सुनना चाहिए। उससे भी ज़्यादा वो जो लोग बोल रहे हैं वो जनता बोल रही है। जनता के मन में भी शक है कि भाई ये जो तुम बोल रहे हो तो उसका होना चाहिए। अच्छा, अभी जो 5 राज्यों में हो तो लोग कहते हैं फिर तेलंगाना में कैसा हुआ। बरोबर है। अब पहला चुनाव, ये 5 राज्यों में पहला चुनाव हुआ 17 तारीख को और काउंटिंग शुरू हुई 3 तारीख को, यानी 13 और 3 16 दिन मध्य प्रदेश के चुनाव होकर वो बैलेट पेपर हर कलेक्ट्रेट में पड़े रहे, यानी 16 दिन। उसके बाद में दूसरा चुनाव 20 तारीख को हुआ तो वो 13 दिन दूसरी जगह पड़े रहे। तीसरा चुनाव 25 तारीख को हुआ तो 10 दिन वो बैलेट पेपर पड़े रहे। और तेलंगाना का आखिरी में हुआ, 30 तारीख को चुनाव हुआ और 3 तारीख को उसके काउंटिंग हुई। तो
तो लोगों का ऐसा कहना है कि जहां ज़्यादा दिन आपको मिलेंगे वहां यह मशीन हैक होती है, और करके 3 राज्यों में इनको बहुमत हासिल हुआ, ये जीत गए। और जहां इनको मौका नहीं मिला, मशीन हैक करने को नहीं मिली, वहां वो चुनाव हार गए। तो जब ये इतनी ताजी घटना है, लोग बराबर प्रूफ के साथ बता रहे हैं, फिर भी आप क्यों नहीं मानते? मध्य प्रदेश के अंदर 7 जिलों में बैलेट पेपर जो होते हैं वो मतगणना के एक दिन पहले उसको गिना जाता है। यह 4 दिन पहले ही उन्होंने गिनना शुरू कर दिया, यानी उसको उन्होंने कलेक्टर ने सब 6-7 जिलों में उसको निकाला, उसको छाट, वो कह रहे कि हम छाट के रखते। ये प्रक्रिया का नियम ऐसा है कि एक दिन पहले, काउंटिंग के एक दिन पहले आपने करना चाहिए, आपने 4 दिन कर रहे हो। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जो ये सारी चुनाव प्रक्रिया को कंट्रोल करता है वो चुनाव आयोग पूरी तरह बीजेपी का एक कार्यकर्ता का विंग बन गया है, और उनको जो सूट होता है उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। लोगों ने कंप्लेंट की, उसकी कोई सुनवाई नहीं। लोगों ने कहा कि यह गलत हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। कई जगह मशीन दूसरी जगह जाके मिली, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये सारा देखते हुए आप बैलेट पेपर पे क्यों नहीं करते? क्या 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 आपको अड़चन है? तो आप देखो, कांग्रेस हर चीज के लिए तैयार है। अब हम क्या करेंगे? अगर आपने सोचा कि हम नहीं बदलेंगे, वो सुनने को तैयार है, जो उनको सूट होता है वो करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे? चुनाव के मैदान में हम तो नहीं बोल देंगे हम नहीं लड़ते भाई करके, हमको तो लड़ना तो पड़ेगा जो भी हो। लोगों की जो आशा आकांक्षा को लेकर कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि ये बदमाशी ना करे, पहले से प्रेशर करेंगे कि ये इस प्रकार से। अरे भाई, नेहरू जी के जमाने में भी वो 2 या 3 पूरे राष्ट्र के चुनाव 2 या 3 दिनों में होते थे। आज 5 तारीख को ये हो गए तो 8 तारीख को दूसरे चुनाव और खत्म। हाँ, जो सेंसिटिव राज्य थे, जैसे अब नक्सलाइट है, तो वहां 3 दिन ले लो आप 3 इसमें ले लीजिए। तो पूरा देश क्या आप सेंसिटिव है? केवल आपको प्रचार करने के लिए निकले हो। ये तो प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं है। प्रचार मंत्री है, प्रचार मंत्री को जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा, अच्छा उनको तो कोई पैसे नहीं लिखते। प्रधानमंत्री को हमारे प्रोविजन में, घटना में उसको तरतूद है कि भाई प्रधानमंत्री देश का हवाई जहाज वापर सकता है, उसको सिक्योरिटी फुकट मिलती है, सारी चीज़ें उसके डिस्पोजल में रहते। अब उसमें मर्यादा नहीं कि आपने 10 चुनाव रैली में भाग लेना चाहिए, 100 चुनाव रैली में। यह पहला प्रधानमंत्री है जो हर जिले में जाता है और उनको समय होता है कि 4 महीने चलने दीजिए, मैं इतनी रैली करूंगा। तो ऐसा नहीं होता ना कि चुनाव आयोग ने उनकी ये जो इसकी मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। अब अभी तक जो सिस्टम था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य आयुक्त, मुख्य जज, वो उसके एक मेंबर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एक मेंबर। वैसे तो 2 लीडर ऑफ द अपोजिशन के 2 होते हैं, लेकिन एक हाउस में नहीं है, तो एक हाउस का और एक प्रधानमंत्री। इसमें क्या गलत हो गया? आपने उस सिस्टम को तोड़ दिया। आपने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री, यानी आपके 2 हो गए और ये 1 हो गए। तो कैसा न्याय हुआ? अब आने वाले दिनों में क्या होता है? अभी तो प्रेशर बढ़ रहा है। सारे अपोजिशन पार्टी ने, जैसे इंडिया ने एक ठहराव लिया कि वीवीपैट को काउंट करिए। जैसे अब आपने बोलता ना कि ये ईवीएम हम रख रहे, तो जिसने जो वोट दिया है उसकी जो पर्ची निकलती है उसको काउंट करिए, उसको काउंट करिए, अरे उसको काउंट करिए, इसको मान लेना चाहिए। उसमें अब ये पर्याय निकला है उसके अंदर। अब वो कौन से डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन को बिल्कुल सुनने का नहीं, उनकी बात मानने का नहीं, आपने ये तय कर लिया। ये हुकुमशाही रवैया है। हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर, अब पार्लियामेंट में कोई हमला होता है, उसकी चौकसी करने के लिए अपोजिशन के एमपीज ने आवाज़ उठाई, वो रास्त भी है, और ये मांग की कि भाई ये जो 2 लोग पार्लियामेंट में कूदे हैं, अब इतनी बड़ी सुरक्षा, आपने सुरक्षा के दृष्टि से, यानी जो नया पार्लियामेंट आपने बनाया तो उसके अंदर सुरक्षा के दृष्टि से फुल प्रूफ, ये भी एक उसके अंदर मुद्दा था। अब ये कैसा फुल प्रूफ हो गया? 2-3 युवक उसके अंदर घुस गए, वो कूद गए। नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपने जूते के अंदर वो विषारी गैस लाया
उसका छिड़काव किया, लोगों की आंखों में आंसू आए, उसको गिरफ्तार किया। अब वो जो क्या है, वहाँ नियम ऐसा है कि किसी को भी अगर प्रेक्षक गैलरी में आने का हो तो वो सांसद के रिकमेंडेशन से वो आता है। अब यह सांसद की जिम्मेदारी होती है कि जिस आदमी का मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ उसको मैं पहचानता हूँ, उसके डिटेल मुझे मालूम है और वो मेरे पहचान का है। एक सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी होता है। अब उस एमपी को तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और जो लोगों ने वहाँ आवाज़ उठाया, ये आवाज़ उठाना एमपीज़ का काम नहीं है, क्योंकि उसी दिन आज से 20 साल पहले पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। उस दिन मैं भी था वहाँ पार्लियामेंट में जब हमला हुआ था। तो 20 साल के बाद ये हमला हुआ उसी दिन। तो तब से हम तो चौकस हो गए ना, चौकस हो गए। तो उसको रोकने के लिए यानी तब इतनी 12-14 लोगों की जान गई थी, और वो सुबह ये उनको श्रद्धांजलि देकर पार्लियामेंट में आए थे। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन सोनिया जी, सब लोग आए थे उनको श्रद्धांजलि देके, और उस दिन ये वाकयात हो गया। अब आप उनकी जो मांग थी राष्ट्रपति, आप सस्पेंड पे सस्पेंड, इतिहास हो गया। दोनों हाउस में 147 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। अब ये डेमोक्रेसी की आवाज़ इस तरीके से आप दबा रहे हो, ना यहाँ स्पीकर मानने को तैयार नहीं है, ना वहाँ वो राज्यसभा के सभापति मानने को तैयार नहीं है। ऐसी गुंडागर्दी चल रही है। आप अब सत्ता पे है तो ये संविधानिक पद है, आपने न्याय देना चाहिए, आप अन्याय कर रहे हो। आप बात सुनने को तैयार नहीं उनकी। उन्होंने क्या कहा, हमारी बात सुन लो, जिसने आवाज़ किया बाहर निकलो। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ है, और आप बोलते दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी होती है? आप बड़ी बड़ी नारे मारती। एक तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। हमने कोई दुनिया को नहीं सिखाया डेमोक्रेसी। हम दुनिया से सीख के आए। हमारे पहले अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, तो वहाँ से चलते आ रहा है। हम उस पर दावा करते कि हम दुनिया में श्रेष्ठ डेमोक्रेसी का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी हम पीछे जा रहे, बदनाम हो रहे, दुनिया के लोग हम पे हंस रहे। यहाँ का मीडिया तो उसकी तारीफ करता है, लेकिन दुनिया का मीडिया उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये मोदी का जो राज चल रहा है, दे आर स्पॉइलिंग द डेमोक्रेसी, द डिक्टेटरशिप। नहीं, नॉट ओनली ईवीएम एक नहीं है। अब ये बताइए चुनाव क्या रह गया? आपने वो चुनाव आयुक्त, ये आपके पार्टी के कार्यकर्ता हो गया। अगर वो प्रधानमंत्री के नीचे, तो आपका मंत्री और प्रधानमंत्री, वैसे भी प्रधानमंत्री पावरफुल होता, आपको कितनी क्या जरूरत थी? अगर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायमूर्ति वहाँ रहते तो पारदर्शिता रहती, लोगों के दिल में शक नहीं रहता। अभी वो तो आपके सामने अटेंशन में खड़ा रहेगा ना, उस पर क्या कंट्रोल रहेगा आपका? अरे आपका ही कंट्रोल है उस पर, वो निर्णय नहीं ले सकता। आप ही अपॉइंटमेंट करेंगे, जो आपको चलता है वो ऐसा अपॉइंटमेंट। कोई भी भाजपा का वर्कर, भाजपा का कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा, दो दूसरे वो भी ऐसे ही रहेंगे। तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? अब इस हाल में मुकाबला होगा, और आप जिस दिन तंग करेंगे, जारी संविधानिक संस्थाओं को आपने जिस प्रकार कब्जा कर लिया है, आप मनमानी करते रहते, सारे राजनीतिक पार्टियों को आपने तोड़ के रख दिया है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे, या भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने का आपने नया शगुफा फूंक दिया है। हम भ्रष्टाचार मिटा के रखेंगे, कैसा? वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले लेंगे, भ्रष्टाचार खत्म। तो क्या चल क्या रहा है इस देश में? आप आने वाली जनरेशन को क्या बताना चाहते? और उनके सामने एक ही आदर्श कि राम जन्मभूमि, ये हो गया कृष्ण जन्मभूमि, फिर विश्वनाथ का मंदिर। आज के जमाने में सिर्फ हमारा एजेंडा ये है, देश को आगे ले जाने का नहीं है। और देश को आगे ले जाने का जो एजेंडा है, उसमें सारा ढोंग, ढकोसला, झूठ, महंगाई बढ़ गई, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। राम जन्मभूमि उत्सव बनाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया आज उस पर खर्चा हो रहा है। गैस के भाव बढ़ गए, आप कितना झूठ बोलते हो। चुनाव में आपने कहा कि हम 400 रुपये हमारा गैस का सिलेंडर कर देंगे। चुनाव खत्म होते आपने बोला कि नहीं, हमने नहीं कहा था, ये नहीं हो सकता। इतना झूठ, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप ऐसे पलट जाते हो। चुनाव जीतने के लिए आप झूठ बोलते हो। चुनाव जीत गए कि बोल देते हो कि नहीं, ये संभव नहीं है। 15 लाख आप लाने वाले थे, वो झूठा आपका वादा।
2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने वाले थे, वो आपका वादा झूठा। बल्कि ये 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिला। 12 करोड़ जो रोजगार थे वो खत्म हो गए। महंगाई बिल्कुल नंगा नाच कर रही है, इतने जोरों पे महंगाई है। देश में आतंकवाद बढ़ गया है, महिलाओं की अब्रू लूटी जा रही है, मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारे जो खूबसूरत स्टेट थे वहाँ अशांति है, और वो एडजॉइनिंग दूसरी कंट्रीज है। आज चीन की फौज हमारे अंदर आ गई है, उसके बारे में बात नहीं करते। पाकिस्तान से हमारे लोगों की हत्या होना शुरू है, हमारे सैनिकों का हर हफ्ते उनकी हत्याएं हो रही है। आपने कहा था कि 1 सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, अरे आप ही खुद वहां जाके उसकी बिरयानी खा के आए थे। नंबर 1 का झूठा हमारे देश का प्रधानमंत्री है, तो कहां डेमोक्रेसी बचेंगी? डेमोक्रेसी को तोड़ने के लिए निकला है ये आदमी। अब लोग दुरुस्त हो जाए, लोग समझ जाए तो कुछ बात हो सकती है। अपोजिशन की अपनी मर्यादा होती है, सत्ता के सामने वो तो लड़ते रहते हैं। और आपने तो सत्ता कैसी है, एक अडानी को आपने इतना बड़ा अमीर आदमी कर दिया, उसको सारी कोल माइंस, उसको सारे पोर्ट, उसको सारे एयरपोर्ट, उसको धारावी जैसा इतना बड़ा स्टेट उसको दे दिया, और उसको डेवलप करने के लिए सारे निर्बंध लगा दिया आपने, सारे कंसेशन दे दिए। एक लाइन से ओके ओके कुछ नहीं, उसको एक भी नियम नहीं लगेगा, सारे नियमों में उसको सहूलत दे दी। और बल्कि अब 40% टीडीआर लोगों को खरीदना पड़ेगा। एक आदमी को अमीर बनाने के लिए और उसका सारा पैसा अपने चुनाव में वापरने के लिए आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया है। ये कोई देश ठीक ढंग से थोड़ी जा रहा है। ठीक है, धर्म अपनी जगह पे, राम क्या तुम्हारे बाप की बपूती है? राम हमारे भी दिल में है। इस देश में लोग जो हिंदू है, वो नॉट ओनली हिंदू, सारे समाज के लोग राम को मानते, वो आराध्य देवता है, हमारा एक आदर्श है। लेकिन आपने उसको हत्या लिया। अच्छा मुझे बताइए, आप शिलान्यास या पूजा करने जा रहे हैं तो कौन से हैसियत से आप चले गए? आपका क्या लेन देन है? आपकी पार्टी के अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया था। विश्व हिंदू परिषद के सिंगल थे, और दूसरे जो लोग बचे उन्होंने आंदोलन शुरू, उसमें से कोई भी नहीं है। अब मोहन भागवत जी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने तो कभी बोला नहीं आरएसएस के लोगों ने जाके मंदिर, वो बाबरी मस्जिद तोड़ा था करके। मोदी तो था भी नहीं। अब मोदी पूजा करेंगे, वहाँ योगी रहेंगे मुख्यमंत्री करके, और वहाँ हमारी पटेल रहेंगी वहाँ की राज्यपाल। अगर वो महिला वहाँ रह सकती तो देश की राष्ट्रपति नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं लाया आपने उसको? आपके दिल में इतना बड़ा प्यार है ना कि आदिवासियों का राम नहीं था? शबरी तो आदिवासी थी, उसके झूठे बेर राम ने खाया। फिर आपको इस देश का राष्ट्रपति, आप तो बड़ा फक्र के साथ करते कि हमने आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया। तो राष्ट्रपति के हाथ से पूजा करना था ना आपने, या तो पूजा आपने करना था लेकिन वहाँ उनको लाना था, वो आपने नहीं लाया। पार्लियामेंट का उद्घाटन कर दिया, सारे पुजारियों को आपने लाया, वहाँ आपको मालूम था कि ये अछूत है। आप कौन सा सिस्टम यहाँ ला रहे? चातुर्वर्ण समाज ला रहे आप, मनुस्मृति का आप प्रोत्साहन देना चाहते हो। और फिर प्रचार शुरू है कि मोदी विष्णु का अवतार है। अरे बगैर लक्ष्मी के विष्णु नहीं होता, बगैर रुक्मिणी के श्री कृष्ण नहीं होता, और बगैर पार्वती के भगवान शंकर नहीं होते। तो ये कैसा क्या रह गया? इसकी पार्वती कहाँ है, इसकी लक्ष्मी कहाँ है? ये तो वैसे ही संडे आश्रम है, वो योगी वैसा ही है। तो भाई आप धर्म की बात करते हो, वो आपका, वो धर्म में आप परिपक्व, यानी उसमें पूर्णता नहीं है आपकी। आप जो बोलो वो कायदा। देखो ये आदमी है जिसने राम मंदिर, अच्छा ठीक है बन गया ना भाई, बनने दीजिए ना। अच्छा अभी राम मंदिर भी पूरा नहीं बना है, अभी और उसको दिन लगेंगे, इतनी कुंती घाई आ गई आपको। तो सारा आप अपने चुनाव के मद्देनजर, और आपने तो देखा कि वो चुनाव में अमित शाह ने बोला कि आपको फुकट में बीजेपी की तरफ से आपको राम मंदिर का हम दर्शन करवाएंगे करके। वो तो वायलेशन था, कोड ऑफ कंडक्ट, वो वायलेशन था चुनाव का। आपने वो वायलेशन कर दिया। देश का होम मिनिस्टर उसका वायलेशन करता, जो उसका उस महकमे का मंत्री है। तो
कोई भी चीज़ न्यायपूर्ण नहीं है, कोई भी चीज़ ढंग से नहीं चल रही है, संविधानिक नहीं चल रही है। अब जैसे प्रियंका गांधी को परसों के दिन उनको नोटिस सुबह भेज दिया कि आपका इन्वॉल्वमेंट है। इतने दिन के बाद आपको जाग आई कि पहले तो उसके पति पे लगा ही दिया आपने, ये नया ढूंढ के निकाला आपने, इतने कागज ढूंढे इतने साल के बाद, और अभी आपको प्रियंका गांधी उसमें दिखी। उनको मालूम है कि बस वो अभी निकले हैं लड़ाई पर, तो उनको डिस्करेज करो। इसी प्रकार का षड्यंत्र, इसी प्रकार का रवैया इस देश के सारे अपोजिशन के नेता के खिलाफ कर उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि डिमोरलाइज होंगे, डर जाएंगे और इसको वॉकआउट दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। देश, डेमोक्रेसी बहुत सेंसिटिव होती, अलर्ट होती है। अगर तुम जिस प्रकार से करोगे तो अघोषित क्रांति हो जाएंगी इस देश में। कोई झंडा नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं होगा, और फिर अनकंट्रोल हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। उत्तर दक्षिण नैवेद्यम रेस्टोरेंट अब आपके लिए नए अंदाज में। नैवेद्यम स्वाद ऐसा जो एक बार आए उनका दिल खाने बार बार ललचाए। जहां आपको मिलेगा भारत के हर कोने का स्वाद, वो भी एक ही छत के नीचे। साफ सफाई का विशेष ख्याल। तो देर किस बात की, आज ही आइए नैवेद्यम उत्तर दक्षिण और लीजिए एक बेहतरीन स्वाद सिर्फ नैवेद्यम के संग। हमारा पता प्रताप नगर चौक नागपुर और माउंट रोड सदर नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कारे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार। ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 35023000। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16, शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।